मैं इत्सिंग हिसेन हेंग काल के पहले वर्ष सन 670 में पश्चिमी राजधानी चंगअन में अध्ययन और व्याख्यान सुन रहा था। उस समय मेरे साथ पिंगपू निवासी धर्म का उपाध्याय चू ई, लॉ चाऊ निवासी शास्त्र का उपाध्याय हुंग ई और 2-3 और भदंत थे, और हम सब ने गृद्धकूट यानी कि राजगीर जाने का निश्चय किया। इसके साथ ही भारत में बोधि वृक्ष को देखने की भी इच्छा करने लगे, परंतु चू ई को उसके मोह ने पिंग चुअन यानी कि उसके घर की ओर वापस खींच लिया, क्योंकि उसकी माता बूढ़ी थी, और हुई ई ने कियंग निंग में यू एन चंद से मिलने पर अपना विचार सुखावती की ओर मोड़ा। यू एन कुएन, जो कि दल में से एक था, ककंग तुंग तक आया, परंतु उसने दूसरों के सदृश ही अपना संकल्प जो पहले बनाया था वो बदल डाला। इसलिए मुझे सिन चोऊ के शन हिंग नामक एक युवा भिक्षु के साथ ही भारत के लिए प्रयाण करना पड़ा। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसके आगे इत्सिंग लिखते हैं, दिव्य भूमि के मेरे पुराने मित्र इस प्रकार दुर्भाग्यवश मुझसे अलग हो गए और अपने अपने रास्ते पर चले गए, परंतु अभी तक भारत में एक भी नवीन परिचित मुझे नहीं मिला था। यदि मैं उस समय झिझकता तो मेरी भी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। मैंने 4 प्रकार के दुख की कविता का अनुकरण करते हुए 2 श्लोक रचे। अपने पर्यटन में मैं सहसा विश्राम स्थानों में से गुजरा। शोक के बारीक तारों ने मेरे विचारों को 100 गुना उलझन में डाल दिया। इसका क्या कारण था? कृपया केवल मेरे शरीर की छाया को भारत के 5 खंडों की सीमाओं पर फिरने दो। फिर अपने आप को धीरज देने के लिए एक अच्छा सेनापति शत्रु दल को रोक सकता है, परंतु मनुष्य के संकल्प को हिलाना कठिन है। यदि मैं एक छोटे से जीवन से दुखित होने पर सदा उसकी चर्चा करता रहता तो मैं दीर्घ असंख्य काल को कैसे भर सकता था। स्वदेश से प्रयाण करने से पहले मैं राजधानी चंगआन से अपने जन्म स्थान चो चाऊ को लौट आया। मैंने अपने अध्यापक हुई हंसी से इस प्रकार परामर्श मांगा, हे पूज्य देव, मेरा संकल्प लंबी यात्रा पर जाने का है, क्योंकि यदि मैं उसको देखूंगा जिससे मैं अभी तक परिचित नहीं हूँ तो मुझे अवश्य ही लाभ होगा, किंतु आप पहले ही वयोवृद्ध हैं, इसलिए आपसे परामर्श लिए बिना मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर सकता। मेरे गुरु ने मुझे इस प्रकार उत्तर दिया, तुम्हारे लिए यह भारी अवसर है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें निश्चय कराता हूँ कि मुझे तुम्हारे ऐसे बुद्धिमत्ता से बनाए हुए संकल्प को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। यदि मैं तुम्हें वापस आते देखने के लिए पर्याप्त देर तक जीता रहा तो तुम्हें प्रकाश को फैलाते देखकर मुझे हर्ष होगा। निसंकोच होकर जाओ, पीछे रही हुई चीज़ों की ओर मुड़कर मत देखो। तुम्हारी तीर्थ स्थानों की यात्रा को मैं निस्संदेह पसंद करता हूँ। इसके अतिरिक्त धर्म की समृद्धि के लिए उपयोग करना एक बड़ा ही आवश्यक कर्तव्य है। संशय को बिल्कुल दूर कर दो। इसके आगे इत्सिंग लिखते हैं, हिसेन हेंग के काल के दूसरे वर्ष सन 671 में मैंने यंगफू में वर्ष किया। वस यानी वर्षावास। वर्षा के 4 महीने चारिका यानी कि पद यात्रा के अनुकूल नहीं होते। इस दौरान भिक्षु को किसी विहार में रहकर धम्म अध्ययन और धम्म देशनाएं करनी होती हैं। चौथे माह को पवारना का महीना कहते हैं। इस दौरान भिक्षु की परीक्षा का धार्मिक संस्कार संपन्न किया जाता है। शरद काल के आरंभ यानी कि 7वें मास में मुझे अकस्मात एक राजदूत कोंग चोऊ का फेंग हिस्याओ चुअन मिल गया। तुंग नगर में आया। यहाँ मैंने दक्षिण की यात्रा के लिए एक ईरानी जहाज के स्वामी से मिलने की तिथि निश्चित की। फिर उस संधि दूत का निमंत्रण स्वीकार कर मैं कोंग चू गया। अब वह मेरा दोबारा दानपति बना। उसके दोनों छोटे भाइयों ने, जो कि दोनों राजदूत थे, माननीय निंग और पेन ने, उसके परिवार के सभी लोगों ने मुझे उपहार देकर अनुग्रहित किया। यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि इत्सिंग के समय में ईरान, भारत, मलय द्वीपों और चीन के बीच जहाज आते जाते थे। इसके आगे इत्सिंग लिखते हैं, उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया प्रकार की वस्तुएं, अत्युत्कृष्ट भोजन दिए। प्रत्येक अपना अपना पूरा यत्न करता था। इससे वे आशा करते थे कि मुझे समुद्र यात्रा में किसी भी वस्तु की कमी ना रहेगी।
परंतु वे डरते थे कि भयानक देश में मुझे कुछ कष्ट भी होंगे। उनका प्रेम मेरे माता पिता के प्रेम के समान गंभीर था। मुझ अनाथ को जिस वस्तु की इच्छा होती थी वे झट से मुझे दे देते थे। वे सब मेरा आश्रय या उपाय बन गए थे और सबने मिलकर मुझे श्रेष्ठ भूमि के दर्शन के साधन दिए। पुण्य भूमि की यात्रा के विषय में मैं जो कुछ कर सका वह सब फेंग परिवार की शक्ति के कारण ही था। इसके अतिरिक्त लिन वन के भिक्षुओं और सामान्य उपासकों को हमारे वियोग से दुख हुआ। उत्तरीय प्रांतों के सभी प्रतिभाशाली विद्वानों ने हमारे विदाई लेने पर शोक मनाया, क्योंकि वे समझते थे कि वे हमें दोबारा नहीं देख सकेंगे। इसी वर्ष सन 671 के 11वें मास में हम यी और चेन राशियों की ओर मुंह करके और पन यू को ठीक अपने पीछे रखकर चल पड़े। कभी मेरा विचार सुदूर मृगदाव यानी कि काशी की ओर दौड़ता था, तो कभी बोधगया के निकट कुकुट पादगिरी पर पहुंचने की आशा में मैं सुख लाभ करता था। इस समय पहली बरसाती हवा चलने लगी और हमारा जहाज 100 हस्त लंबे रस्सों को दो दो करके ऊपर लटकाकर लाल दक्षिण की ओर चल पड़ा। सवार हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे कि जहाज भोज पहुंच गया। मैं वहां उतर गया और 6 मास तक ठहरकर धीरे धीरे शब्द विद्या सीखता रहा। राजा ने मुझे कुछ आश्रय देकर मालयू देश को भेज दिया। अब यह सिरी भोज कहलाता है। वहां मैं फिर 2 मास ठहरकर कच्छ चला गया। यहाँ से मैंने 12वें मास में यात्रा आरंभ की और फिर राजा के जहाज पर पूर्वी भारत के लिए निकल दिया। कच्छ से उत्तर की ओर जाते हुए 10 से अधिक दिनों तक चलने के पश्चात हम नग्न लोगों के देश पहुँचे। पूर्व की तरफ दृष्टि डालने पर हमें 1-2 चीनी मीलों के विस्तार का तट दिखाई दिया। इस पर सरस मनोहर नारियल के पेड़ों और सुपारी के वनों के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जब वहाँ के निवासियों ने हमारे पोत को आते देखा तब वे बड़ी उत्सुकता से अपनी छोटी छोटी नावों में सवार हो गए। उनकी संख्या पूरी 100 थी। वे सब नारियल, केले और बेत तथा बांस की बनी हुई वस्तुएं लाए और हमारी वस्तुओं के साथ उन्होंने अदला बदली करनी चाहिए। जिस वस्तु को लेने की उत्सुकता उन्हें होती वे केवल लोहा है। 2 उंगली भर लोहे के टुकड़ों के लिए आप उनसे 10-5 नारियल ले सकते हैं। पुरुष बिल्कुल नंगे हैं और स्त्रियां अपने शरीरों को कुछ पत्तों के साथ ढकती हैं। यदि व्यापारी लोग हंसी से उन्हें कपड़े देते हैं तो वे हाथ हिला देते हैं कि हम उनका उपयोग नहीं करते। मैंने सुना है कि यह देश शूचुअन की दक्षिणी पश्चिमी सीमा की दिशा में है। इस द्वीप में लोहा बिल्कुल नहीं होता। सोना और चांदी भी दुष्प्राप्य है। यहाँ के वासी केवल नारियल और कंदर मूल पर ही निर्वाह करते हैं। यहाँ चावल अधिक नहीं होता, इसलिए जिस वस्तु को वे अधिक बहुमूल्य और महंगी समझते हैं वह लोह है, जो कि इस देश में लोहे के नाम से है। ये लोग काले नहीं हैं और मध्यम कद के हैं। ये बेंत के बड़े संदूक बनाने में निपुण हैं। इस काम में दूसरा कोई देश उनकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि कोई उनके साथ अदला बदली करने से इनकार करे तो वे कुछ विषाक्त बाण छोड़ते हैं, जिनका एक ही बार प्राण घातक सिद्ध होता है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की दिशा में कोई आध मास पोत यात्रा करने पर हम ताम्रलिप्ति यानी कि बंगाल पहुँचे। यह पूर्वी भारत की दक्षिण सीमा है। यह महाबोधि और नालंद यानी कि मध्य भारत से 60 योजन से अधिक है। मैं हिस एन हेंग काल के चौथे वर्ष सन 673 के दूसरे मास के 8वें दिन वहां पहुंचा। 5वें मास में मैंने पश्चिम की ओर चलना आरंभ किया। मुझे यत्र तत्र साथी मिल जाते थे। मुझे तात चेंग तेंग यानी कि महायान प्रदीप पहली बार ताम्रलिप्ति में मिला। महायान प्रदीप ह्वेनसांग का एक शिष्य था। उसने द्वारवती, सिंघल तथा दक्षिण भारत का पर्यटन किया और फिर ताम्रलिप्ति में आकर वह 12 वर्ष रहा। वह संस्कृत में निपुण था। इत्सिंग उसके साथ नालंदा, वैशाली और कुशीनगर में गया। उसका देहांत कुशीनगर के परिनिर्वाण विहार में हुआ। यह वह स्थान है जिसमें आजकल बुद्ध की 20 फीट लंबी लेटे हुए बुद्ध की टेरोकेटा में बनी मूर्ति स्थित है। इसके आगे इत्सिंग लिखते हैं, मैं 1 वर्ष का कुछ भाग उसके पास ठहरा। मैंने यहाँ ब्रह्म भाषा यानी कि संस्कृत सीखी और शब्द विद्या का अभ्यास किया। अंततः मैं गुरु तेंग के साथ चल पड़ा और वह मार्ग लिया जो सीधा पश्चिम की ओर जाता था। कई 100 व्यापारी हमारे साथ मध्य भारत को आए।
महाबोधि विहार से 10 दिनों की यात्रा के अंतर पर हमारे मार्ग में एक बड़ा पर्वत और कुछ दलदल आए। यह घाटी भयानक और लांघने के लिए कठिन है। यह आवश्यक है कि अनेक मनुष्यों की मंडली के साथ यात्रा की जाए। अकेले जाना कभी ठीक नहीं। उस समय मुझ पर ऋतु के रोग का आक्रमण हुआ। मेरा शरीर थका हुआ और निर्बल था। मैंने व्यापारियों की मंडली के पीछे जाने का यत्न किया, परंतु ठहर जाने और रोगी होने के कारण उन तक पहुंचने में असमर्थ था। यद्यपि मैं बहुत जोर लगाता था और चलना चाहता था, पर 5 चीनी मील चलने में भी मुझे 100 बार ठहरना पड़ता था। वहाँ नालंद के कोई 20 भिक्षु थे और उनके साथ पूजनीय तेंग भी था। वे सब आगे चल दिए थे। मैं ही अकेला पीछे रह गया था और बिना किसी साथी के भयानक पगडंडियों पर चल रहा था। सांझ के समय जब सूर्य छिपने वाला था, कुछ पहाड़ी लुटेरे प्रकट हुए, धनुष को खींचे और उच्च स्वर से चिल्लाते हुए आकर मुझे क्रूर दृष्टि से देखने लगे और एक एक करके मेरा अपमान करने लगे। पहले उन्होंने मेरे ऊपर का चोला उतार दिया और फिर नीचे के वस्त्र भी ले लिए। मेरे पास जितने कमरबंद और बद्धियाँ यानी कि रस्सियाँ और डोरियाँ थी, वे सब उन्होंने मुझसे छीन ली। वास्तव में उस समय मैंने समझा कि इस संसार से मेरी अंतिम विदाई का समय निकट आ गया है और तीर्थ स्थानों की यात्रा की मेरी कामना पूरी नहीं होगी। यदि वे मेरे अंगों को अपने भालों की नोकों से चीर डालते तो मैं अपने चिरकाल से सोचे हुए मूल कार्य को कभी पूरा न कर सकता। इसके अतिरिक्त पश्चिम के देश भारत में यह जनश्रुति थी कि जब लोग किसी गौरांग मनुष्य को पकड़ लेते हैं तब वे उसे मारकर देवों की बलि चढ़ा देते हैं। जब मुझे इस कथा का विचार आया तब मेरा डर दुगना हो गया। इस पर मैंने कीचड़ में घुसकर अपने सारे शरीर को कीचड़ से मैला कर लिया। मैंने अपने आप को पत्तों से ढक लिया। अब मैं एक लाठी के सहारे धीरे धीरे चलने लगा। उस दिन की सांझ हो गई, परंतु विश्राम स्थान अभी दूर था। रात की दूसरी घड़ी में मैं अपने साथी पथिकों के पास जा पहुंचा। मैंने स्पष्ट सुना कि पूजनीय तेंग गांव से बाहर निकलकर उच्च स्वर से मुझे पुकार रहा है। जब हम आपस में मिले तब उसने कृपा पूर्वक मुझे एक चोला दिया। मैं एक छप्पड़ में स्नान करने के पश्चात गांव में गया। उस गांव से कुछ दिन तक उत्तर की ओर चलने पर हम पहले नालंद में पहुंचे। वहां हमने मूल गंध कुटी का पूजन किया और हम गृधकूट पर्वत पर चढ़े। यहाँ हमने वह स्थान देखा जिस पर कपड़े लपेटे हुए थे। तत्पश्चात हम महाबोधि विहार में पहुंचे और हमने बुद्ध के वास्तविक मुखमंडल की प्रतिमा का पूजन किया। महाबोधि विहार को बोधि वृक्ष के पास सिंघल के एक राजा ने बनवाया था। यह विहार थेरवाद का था, फिर भी महायान से लगा हुआ था। इसी बात से कदाचित ह्वेनसांग को भूल हुई, जो सिंघल का संबंध दोनों यानों से बताता है। इसके आगे इत्सिंग लिखते हैं, मैंने शंगतुंग के भिक्षुओं तथा उपासकों के दिए हुए मोटे और महीन रेशम के वस्त्र लेकर उनका तथागत के परिमाण यानी कि नाप लिया और एक काशाय वस्त्र यानी कि चीवर बनाया और स्वयं अपने हाथों से इस प्रतिमा पर चढ़ाया। तब एकाग्रचित होकर उच्च हृदय और सम्मान से मैंने पांचांग प्रणाम किया। पहले मैंने चीन के लिए कामना की कि धर्म के प्रदेश यानी कि धर्म धातु में सारे चेतन प्राणियों में 4 प्रकार के लाभ खूब फैलें। मैंने नाग वृक्ष के नीचे पूज्य बुद्ध मैत्रेय से मिलने और सच्ची धार्मिक विधि के अनुसार चलने के निमित्त, ताकि मुझे वह ज्ञान प्राप्त हो जो जन्मों के अधीन नहीं, साधारण पुनर्योग की इच्छा की। मैं सभी पवित्र स्थानों में उनके पूजन के लिए गया। मैं एक घर के पास से गुजरा जिसको फनचंग कहते हैं और कुशीनगर में पहुंचा। मैं मृगदाव में गया और कुक्कुट पदगिरी पर चढ़ा और नालंद विहार में संभवतः सन 675 से 685 यानी कि 10 वर्षों तक रहा। धर्म ग्रंथों को इकट्ठा करने के पश्चात मैंने वापस आने के लिए अपने चरण चिन्हों पर पलटना आरंभ किया। तब मैं ताम्रलिपि में लौट आया। वहां पहुंचने के पूर्व मुझे एक बार फिर लुटेरों का एक बड़ा दल मिला। उनकी तलवारों से मैं अपने शरीर की रक्षा बड़ी कठिनता से कर सका और इस प्रकार अपने प्राणों को सवेरे से सांझ तक सुरक्षित रख सका। तत्पश्चात मैं वहां जहाज में बैठा और कच्छ के पास से गुजरा। जो भारतीय ग्रंथ में लाया वे 5 लाख से अधिक श्लोकों के थे। उनका यदि चीनी में अनुवाद किया जाए तो कोई 1 सहस्त्र से अधिक ग्रंथ खंड बनेंगे। इनको लिए हुए अब मैं भोज में बैठा हूँ।
स्थूल रूप से भारत के मध्य देश से सीमांत भूमियों तक का अंतर पूर्व में और पश्चिम में 300 योजन से अधिक है। दक्षिण में और उत्तर में प्रत्यंत तक की दूरी 400 योजन से अधिक है। यद्यपि मैंने स्वयं सारी सीमाएं नहीं देखी और दूरी नहीं जांची, फिर भी मैं पूछताछ से जानता हूँ ताम्रलिप्ति भारत की पूर्वी सीमा से 40 योजन दक्षिण को है। वहाँ 5-6 बुद्ध विहार हैं, लोग धनवान हैं। इसका संबंध पूर्व भारत से है और यह महाबोधि और सिरी नालंद से कोई 60 योजन है। चीन को लौटते हुए हम इसी स्थान से जहाज में बैठते हैं। यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में 2 मास तक चलने के पश्चात हम कच्छ में आते हैं। इस समय तक भोज से वहाँ जहाज आ जाता है। यह बात प्रायः वर्ष के पहले या दूसरे मास में होती है, परंतु सिंघल द्वीप जाने वालों को दक्षिण पश्चिम दिशा में जाना पड़ता है। कहते हैं वहाँ द्वीप 700 योजन परे हैं। हम हेमंत तक कच्छ में ठहरते हैं और फिर जहाज पर दक्षिण की ओर जाते हैं। 1 मास के पश्चात मलयू के देश में पहुंचते हैं, जो अब भोज हो गया है। इसके अधीन कई राज्य हैं। पहुंचने का समय प्रायः पहले या दूसरे मास में होता है। हम वहां ग्रीष्म के मध्य तक ठहरकर उत्तर की ओर जहाज से चल देते हैं। कोई 1 मास से हम कंगफू पहुंचते हैं। इस समय तक वर्ष का पहला आधा भाग बीत जाता है। दक्षिणी सागर के द्वीपों के अनेक राजा और रानी बौद्ध धर्म की प्रशंसा करते तथा उसमें विश्वास रखते हैं। उनके मन पुण्य कर्मों के उपार्जन में लगे हुए हैं। भोज के दुर्ग बंद नगर में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 1000 से अधिक है। उनके मन शिक्षा प्राप्ति तथा उत्तम अनुष्ठानों पर झुके हुए हैं। वे सभी वर्तमान विषयों की खोज तथा उनका अध्ययन उसी प्रकार करते हैं जैसे कि मध्य भारत में होता है। नियमों और प्रक्रियाओं में भी कुछ भेद नहीं। यदि कोई चीनी बौद्ध भिक्षु सुनने यानी कि व्याख्यान सुनने और पढ़ने के लिए पश्चिम में जाना चाहता है, पश्चिम में यानी कि भारत, तो वो उसके लिए अच्छा होगा कि वह यहाँ 1-2 वर्ष ठहर कर विशेष नियमों का अभ्यास करे और फिर मध्य भारत को जाए। भोज नदी के मुहाने पर मैं व्यापारी के द्वारा ककंग चोऊ की विश्वास पात्र के रूप में चिट्ठी भेजने यानी कि अपने मित्रों को मिलने और कागज तथा स्याही की टिकियाँ मंगाने के लिए, जो ब्रह्म भाषा में सूत्रों की नकल करने के लिए बरती जाती हैं, और भाड़े पर लेखक लेने के साधन मांगने के लिए जहाज पर गया। ठीक उस समय व्यापारी ने वायु को अनुकूल पाया और वात वस्त्रों को परिपूर्ण से ऊंचा कर दिया। इस प्रकार मुझे वापस ले जाया गया। यद्यपि मेरी स्वयं स्वदेश जाने की इच्छा नहीं थी। यदि मैं ठहर जाने के लिए कहता तो भी ऐसा करने के लिए कोई साधन नहीं था। इससे मैं देखता हूँ कि कर्म का प्रभाव ही हमारी गति को ढाल सकता है। इसका उपाय करना हम मानवों के हाथ में नहीं। युंगचंग काल के पहले वर्ष सन 689 के 7वें मास के 20वें दिन हम कंगफू पहुँचे। यहाँ मुझे फिर सब भिक्षु और उपासक मिले। तब चीची के मंदिर में बीच में मैंने निश्वास छोड़कर कहा, मैं पहले पश्चिम देश यानी कि भारत में धर्म के प्रचार तथा प्रसार की आशा से गया था। मैं वापस आकर दक्षिणी सागर के टापू में ठहर गया। अभी तक कुछ पुस्तकों की कमी है। यद्यपि जो कुछ मैं भारत से लाया हूँ और भोज में छोड़ आया हूँ उसकी संख्या त्रिपिटक के 5 लाख श्लोक हैं। इस अवस्था में मेरा वहाँ पर एक बार फिर जाना आवश्यक है। मेरी आयु 50 से ऊपर यानी कि 55 के लगभग हो चुकी है। दौड़ती हुई लहरों को एक बार फिर से पार करते हुए दरारों में से लांघने वाले घोड़े ठहर ना जाएं और मेरे शरीर की दुर्ग प्राचीर की रक्षा करना कठिन हो। यदि प्रातःकाल के ओस का समय अकस्मात आ जाए तो ये पुस्तकें किसके सुपुर्द की जाएंगी। पवित्र धर्मशास्त्र वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात है। तब मेरे साथ कौन चलकर इसे संभाल सकता है। पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए जैसी शिक्षाएं उनमें हम पाते हैं, हमें एक योग्य व्यक्ति का प्रयोजन है। सभा ने एकमत होकर मुझसे कहा, यहाँ से निकट ही चेंगकू यानी कि सालगुप्त नाम का एक भिक्षु है। उसने चिरकाल तक विनय सिद्धांत का अध्ययन किया है। बहुत छोटी आयु से ही उसने अपने आप को निर्दोष और स्वच्छ रखा है। यदि आपको वह मनुष्य मिल जाए तो वह आपका एक उत्तम साथी सिद्ध होगा। ज्यों ही मैंने ये शब्द सुने, मैंने समझा कि संभवतः वह मेरी आवश्यकता को पूरा कर देगा। इस पर मैंने पर्वत के विहार में उसके पास एक पत्र भेजा जिसमें यात्रा की तैयारी का स्थूल रूप से वर्णन किया। उसने जब मेरा पत्र खोला
उसको देखकर उसने मेरे साथ आने का शीघ्र ही संकल्प कर लिया। तुलना के लिए कह सकते हैं कि लियाओ तुंग नगर पर एक ही धावे के 3 सेनापतियों के वीर मन को तोड़ डाला, या हिमालय पर्वत से एक छोटे से श्लोक ने महर्षि के गंभीर निश्चयों को खींच लिया। उसने शांत नदियों और देवदारू के वनों को जिनमें वह रहता था सहर्ष छोड़ दिया। उसने पाषाण द्वार की पहाड़ी के सामने अपनी बाहों को समेटा और राजाज्ञा के विहार में अपना अचल ऊपर को उठाया। हमने अपनी छोटी छतरी झुकाई क्योंकि हम दोनों ने अपने 5 अंग धर्म को दे दिए थे। इसलिए हमारी मित्रता यहाँ तक बढ़ गई कि हमने एक दूसरे के सामने अपने हृदय खोल दिए, मानो पूर्व काल से ही मित्र हों। यद्यपि अपने सारे जीवन में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, परंतु मैंने देखा कि मुझे अकस्मात ठीक वैसा ही मनुष्य मिल गया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। एक निर्मल रात को हम दोनों ने गंभीरता पूर्वक अपने भावी कार्य पर विचार किया। तब चेंगकू ने मुझे कहा, जब भलाई भलाई से मिलना चाहती है तब वे बिना किसी माध्यम से आपस में मिल जाती है, और जब समय परिणित होने वाला होता है, चाहे लोग चाहे भी इसे कोई ठहरा नहीं सकता। तब क्या मैं आपके साथ हमारे त्रिपिटक का प्रचार करने और भविष्य के लिए 1 सहस्त्र दीपक जलाने की सहायता देने का सच्चे मन से प्रस्ताव करूं? तब हम मंदिर के प्रधान की एन और दूसरों से विदाई लेने के लिए फिर हिसिया पर्वत पर गए। की एन जानता था कि ठीक समय पर क्या करना चाहिए और उसने उसके अनुसार ही आचरण किया। उसकी इच्छा हमें अपने पास और अधिक अटका रखने की कभी नहीं होती थी। जब हमने उसे देखा और जो कुछ सोच रखा था उसे बताया, तब उसने हमें सहायता दी और सब पसंद किया। उसे कभी अपनी आवश्यकताओं की चिंता कभी नहीं होती थी। वह सदा दूसरों को सहायता देने में ही तत्पर रहता था। उसने हमारे साथ ही यात्रा की तैयारी कर ली ताकि हमें किसी बात की कमी ना रहे। इसके अतिरिक्त कंग तुंग के सभी भिक्षुओं और उपासकों ने हमें आवश्यक वस्तुएं दी। तब वर्ष सन 689 के 11वें मास के पहले दिन हम एक व्यापारी पोत में चल पड़े। पनयू से चलकर लंबी समुद्र यात्रा के पश्चात भोज में पहुंचने के विचार से हम चंपा की दिशा में गए, ताकि हम सब प्राणियों के लिए सीढ़ियाँ या उन्हें दुख सागर से पार ले जाने के लिए नौकाएं बन जाएं। हमें अपने संकल्पों को यथासंभव शीघ्र ही पूरा करने की प्रसन्नता थी और साथ ही हमें आशा थी कि हम अपनी यात्रा के मध्य में गिर नहीं पड़ेंगे। इसके आगे इत्सिंग लिखते हैं, मैं सिरी भोज में तात्सिन से मिला जो कि वहाँ सन 683 में आया था। मैंने उससे प्रार्थना की कि पश्चिम भारत में एक विहार बनाने के लिए राजानुग्रह मांगने स्वदेश जाओ। जब उसने देखा कि यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई तो बड़े लाभ होंगे, तब तात्सिन ने अपने प्राणों की कुछ भी ना परवाह करके विस्तृत महासागर को फिर से पार करना स्वीकार कर लिया। तिएन शोऊ काल के 3रे वर्ष सन 692 के 5वें मास के 15वें दिन चंग अन को वापस लौटने के लिए वह एक व्यापारी पोत में बैठा। इत्सिंग के जीवन चरित्र से पता लगता है कि इत्सिंग 25 वर्ष में सन 671 से 695 तक विदेश में रहा और उसने 30 से अधिक देशों का पर्यटन किया। मध्य ग्रीष्म में चीन में वापस आया। इसके अतिरिक्त वह अपने साथ बौद्ध पुस्तकों के कोई 400 भिन्न भिन्न मूल, 5 लाख श्लोक और बुद्ध के वज्रासन की वास्तविक कल्पना स्वदेश को लाया। सन 700 से 712 में इत्सिंग ने 230 भागों में 56 ग्रंथों का अनुवाद किया, यद्यपि उनमें से कुछ पहले के थे। इन ग्रंथों के अनेक महत्व के सूत्र और शास्त्र हैं, परंतु यह जानने के लिए कि उसने मूल सर्वास्तिवाद निकाय को, जिसके साथ हमारे वृत्तांत का विशेष रूप से संबंध है, किस प्रकार दिखलाया है। यहाँ स्क्रीन पर केवल विनय पुस्तकों को देना ही पर्याप्त होगा। इस प्रकार उसने अपने निकाय से संबंध रखने वाले विनय की सारी पुस्तकों को दिखलाया और चीन में बौद्ध साहित्य की इस शाखा के अध्ययन के लिए एक नवीन संप्रदाय की स्थापना की। सन 713 ईस्वी में 79 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। उसके समकालीन सम्राट चुंग त्सुंग ने अपनी त्रिपिटक नामावली की भूमिका में उसके ग्रंथों की बड़ी प्रशंसा की है। आज हमने सुना इत्सिंग ने भारत यात्रा में कहाँ कहाँ पर कदम रखा और किन कठिनाइयों में आकर अपनी यात्रा पूरी की। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।